हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हमारा देश। मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप डेली बिहार करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसमें मैं आपको 6 अखबारों का निचोड़ लेकर डेली हाजिर होता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप मंथली, ईयरली सारे मंथ के वीडियो देख सकते हैं एक साथ बिहार करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों, मैंने पिछले दिनों ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हैं मंथली के, और या अगस्त से जनवरी से अगस्त के, तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं डेली का, मंथली और ईयरली का। तो दोस्तों, देर ना करें, हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट बिहार करंट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 6 अखबारों का निचोड़ सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी पर ही मिलता है। तो दोस्तों, आप पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हमसे अच्छा और हमसे जल्दी कोई नहीं देगा दोस्तों आपको। ठीक है, 6 अखबारों का निचोड़ शामिल करने के कारण आपको ना एक भी बिहार करंट अफेयर छूटेगा डेली का, ना एक भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 सितंबर 2024 शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के 2 शिक्षक, एक मधुबनी के रहने वाले हैं, एक भभुआ के कैमूर के रहने वाले हैं। डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो मधुबनी की रहने वाली हैं, उनको पुरस्कृत किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और सिकेंद्र कुमार सुमन है भभुआ के। तो इन्हीं दो टीचरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। इसके साथ साथ दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे भारत भर के 50 शिक्षकों को भी सम्मानित किया है, जिसमें 34 पुरुष तथा 16 महिलाएं हैं। अगर बिहार के शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो सुनील कुमार हैं। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। यानी डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकेंद्र कुमार सुमन को, यही दो बिहार के शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामों में पूछने के प्रबल चांसेस हैं, वीवीआई आप इसको मार सकते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बिहार का हरित आवरण 9% से बढ़कर कितना हो गया है? देखिए दोस्तों, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। बिहार सरकार ने बिहार के हरित आवरण को 2028 तक 17% करने का लक्ष्य रखा था। देखिए दोस्तों, हरित आवरण का मतलब क्या होता है, तब आप आगे समझेंगे। देखिए, हरित आवरण का मतलब हुआ कि जो भी रोपित क्षेत्र है, यानी पौधारोपण किया जाता है, वो प्राकृतिक पौधारोपण हो या हम लोगों द्वारा, इंसानों द्वारा रोपित पौधारोपण हो, इन दोनों के क्षेत्र में इजाफा होना, यानी ज्यादा से ज्यादा वृक्ष होना, ज्यादा से ज्यादा जो है हरियाली होना, यही हरित आवरण है। वृक्ष लगाएंगे तो हरियाली ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो हरित आवरण का मतलब होता है पौधारोपण का क्षेत्र बढ़ना, हरियाली का क्षेत्र बढ़ना। ठीक है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अथक प्रयासों के कारण बिहार का जो हरित आवरण है वो 15% तक पहुंच चुका है। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार सरकार ने 2028 तक हरित आवरण का लक्ष्य 17% रखा है। जानते हैं आप दोस्तों, बिहार में सबसे कम बारिश होता है। बिहार में देखिए प्राकृतिक असंतुलन कितना ज्यादा है। कहीं बिहार का आधे जो जिले हैं, 38 जिलों में से आधे जिले वो बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, और आधे से अधिक जिले जो है सुखाड़ से पीड़ित रहते हैं। इसी को प्राकृतिक असंतुलन बोला जाता है दोस्तों। बाढ़ के भी बहुत सारे कारण हैं, बाढ़ में नेपाल का पानी छोड़ देना ये भी है, लेकिन प्राकृतिक असंतुलन ज्यादा है। कहीं पे ज्यादा बारिश, कहीं पे कम बारिश। अगर हर जगह हरियाली समान हो तो हर जगह बारिश अच्छी होगी। तो प्राकृतिक असंतुलन को बचाने के लिए, हमारे क्षेत्र में हरियाली को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2019 को किया था। इस योजना का उद्देश्य था जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक है। बिहार द्वारा जल जीवन हरियाली का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था 2 अक्टूबर 2019 को। तो देखिए दोस्तों, जो बिहार सरकार है वो हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रयासरत भी है। ठीक है। देखिए, इसके और भी बहुत सारे उपाय किए गए। जैसे केंद्र सरकार ने क्या किया है दोस्तों, कि अगर आप बिजली उत्पादन बिहार सरकार करती है, चाहे बिजली उपभोग करती है, तो 17% बिजली का उपभोग जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से होना चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होगा दोस्तों? सोलर ऊर्जा, विंड एनर्जी, ठीक है, हवा
विंड एनर्जी, इन सबों से आपको ऊर्जा उत्पादन करना है। 100% में से 17% मिनिमम जो है आपको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है। तो इससे भी दोस्तों क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, हरियाली बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, बिहार के किस कॉलेज को बेस्ट क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 मिलेगा? देखिए दोस्तों, मगध महिला कॉलेज के कैंपस को बेस्ट क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 मिलने वाला है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 सितंबर को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट द्वारा संयुक्त रूप से पारिस्थितिकी कोलकाता और वानिकी विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में पटना मगध महिला कॉलेज को 18 सितंबर को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के सभागार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ और हरित परिसर का पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। दोस्तों, अभी तक हमने सुना था कि बिहार प्रदूषण में आगे है। बिहार का कभी मुजफ्फरपुर जिला प्रदूषण में आगे चला जाता है, तो कभी भागलपुर जिला, तो कभी पटना जिला। प्रदूषण के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बिहार के जिले आए हैं, पूरे इंडिया लेवल पे। लेकिन ये एक बहुत खुशी देने वाली खबर है, थोड़ा दिल को सुकून देने वाली खबर है कि बेस्ट क्लीन एंड ग्रीन कैंपस का अवार्ड जो है बिहार के किसी कॉलेज को मिला, और वो कॉलेज है मगध महिला कॉलेज, पटना में अवस्थित है। डाक सेवा से जुड़े ऐप डाउनलोड करने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर है? देखिए दोस्तों, बिहार के जो लोग हैं उन्होंने डाकघरों में जो इंडिया पेमेंट बैंक है उसका ऐप जो है उसको डाउनलोड करने के मामले में पूरे देश भर में उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी पछाड़ दिया है, देश भर में पहले स्थान पर आए हैं। ठीक है, डाक सेवा से जुड़े मोबाइल ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाउनलोड करने के मामले में बिहार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। अब तक बिहार के 50 लाख लोगों ने इंडिया पोस्ट पेमेंट ऐप को डाउनलोड किया है। मोबाइल ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोलने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो बिहार में भी डिजिटल लेन देन, डिजिटल बैंकिंग बहुत आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि बिहार में देखिए, बिहार का दूरसंचार घनत्व 56.66% है। लेकिन एक बात है कि बिहार का मतलब 100 लोगों में से 57 लोगों के पास संचार के साधन है, यानी संचार के साधनों के उपयोग के मामले में बिहार भी पीछे है। यहाँ पर 57% ही लोगों के पास कोई ना कोई संचार का माध्यम है। लेकिन इंटरनेट उपयोग करने के मामले में बिहार के लोगों में बहुत बड़ा उछाल आया है। लगभग 2023 से 24 एक वित्तीय वर्ष में 14.2% लोग जो है इंटरनेट उपयोगकर्ता बढ़े हैं बिहार में। तो ये अच्छी खबर है बिहार के लिए। लेकिन दूरसंचार घनत्व के मामलों में अभी भी बिहार पीछे है। बिहार में डाकघर में 1.40 करोड़ खाते हैं, कहते लिख दिए दोस्तों, खाते होगा। भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला राज्य बना है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 54,383 रुपए यानी $656 सालाना है, जो बहुत कम है। देखिए दोस्तों, बिहार में सबसे ज्यादा आय गोवा का है, जहां पर गोवा और महाराष्ट्र का, जहां पर 4.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सालाना आय है। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 26.59% है। तो बिहार को दोस्तों सुधार की जरूरत है। बिहार में उद्योगों की जरूरत है, जिससे लोगों का प्रति व्यक्ति सालाना आय बढ़े और लोग बिहार के ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाए, बच्चों को पढ़ा पाए, डिजिटल भागीदारी बढ़े, दूरसंचार घनत्व बढ़े, हर हाथों में संचार के साधन मिले। बिहार के किस जिले में गैस की खोज ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड से शुरू की है? देखिए दोस्तों, बिहार के बक्सर और समस्तीपुर जिले में गैस की संभावना की तलाश जो है ओएनजीसी कर रही है। 2025 तक ओएनजीसी ये रिपोर्ट दे देगी कि बिहार के समस्तीपुर और बक्सर जिले में कितना गैस है और कहां पर गैस है। राज्य के नवादा, जमुई और बांका जिले में भी कई अन्य खनिजों की संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार ने रोहतास जिला के नौहट्टा में ग्लूकोनाइट के 2 ब्लॉक के खनन की जिम्मेदारी रुंगटा एंड कंपनी को दी है। वहीं गया जिले के बांके बाजार के पास निकेल क्रोमियम के एक ब्लॉक के खनन की जिम्मेदारी वेदांता को दी गई है। बिहार में 5 सितंबर 2024 को बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति मिल गई। इसके विशेषताओं के बारे में दोस्तों जान लेते हैं।
इस योजना के तहत बाल थैलेसीमिया योजना के तहत बच्चों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्रति रोगी 15 लाख का वित्तीय अनुदान भी मिलेगा। योजना के अंतर्गत बिहार के 12 वर्ष या उससे कम आयु के बीटा थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित रोगी जिनका लीवर साइज 5 सेंटीमीटर से कम होगा वो लाभान्वित होंगे। बिहार सरकार एवं सीएमसी वेल्लोर संयुक्त रूप से बिहार के बच्चों 12 वर्ष तथा उससे कम में पाई जाने वाली बीटा थैलेसीमिया मेजर का उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराने की योजना को स्वीकृति मिल गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पटना के एम्स में मरीजों के साथ जो परिजन जाते हैं उनके रहने के लिए 248 बेड का धर्मशाला भवन जो है 15 करोड़ की लागत से बनाए जाने की घोषणा भी हुई है। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने किस राजनीतिक दल से जुड़ गए हैं? तो भाजपा ज्वाइन किया है दोस्तों उन्होंने। 5 सितंबर 2024 को भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। जडेजा ने इस साल जून में T20 वर्ल्ड कप के साथ इस फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया था। जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा गुजरात की जामनगर से बीजेपी विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। रविंद्र जडेजा गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने संबंधी एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले का उद्देश्य पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटी के लिस्ट में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले भारतीय एक्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों वो शाहरुख खान बने हैं। 4 सितंबर 2024 सितंबर को फॉर्च्यून इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की। शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। सालाना शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। किंग खान के बाद इस लिस्ट में तमिल सुपरस्टार थलपति विजय हैं। थलपति ने 80 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया है। इस लिस्ट में टॉप 5 में अमिताभ बच्चन, सलमान खान शामिल हैं। विराट कोहली 66 करोड़ के साथ भारतीय प्लेयर के टैक्स चुकाने के मामले में सबसे आगे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां किया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर जिले के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। उदगीर में नव उद्घाटन बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। विश्व शांति बुद्ध विहार 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। बुद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था जो कुलीय वंश से थी। जिनका जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्म पत्नी यशोधरा को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इनके गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। वर्षों की कठोर साधना के बाद देखिए दोस्तों निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और ये ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध से सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। बुद्ध के प्रथम गुरु अलारा कलाम थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, पाली भाषा में दिया। इनका प्रथम जो उपदेश था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया।
इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? तो वो उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों वो सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। 29 अगस्त 2024 को 49 साल की उम्र में अग्रवाल ने 82 किलोमीटर की तैराकी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की। उन्होंने श्रीकांत विश्वनाथन द्वारा साल 2018 में बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? तो सिंगापुर के साथ। सिंगापुर ने लगभग 90,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की भारत ने मंजूरी दी है। भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य देखभाल और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग बढ़ाने और अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौतों के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार करना और भारतीय बाजार में सिंगापुर की कंपनियों के लिए अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। सिंगापुर की प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन मुगरत्नम है। सिंगापुर दुनिया का सबसे महंगा देश है। किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावर प्ले ओवर्स में सबसे अधिक रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। एडिनबर्ग के ग्रेंज क्रिकेट क्लब में हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 6 ओवरों में रिकॉर्ड 113 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की स्टार क्रिकेटर ट्रेविसन ने 25 गेंदों पर 80 रन की धमाकेदार पारी खेली है। ऑस्ट्रेलियाई सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। राजधानी इसकी कैनबरा है। यह देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापक और समृद्ध प्रवाल भीति पारिस्थितिक तंत्र है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसे पानी का बागीचा भी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भीति है ये। प्रवाल भीति है या प्रवाल शैल श्रेणी या समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा, जो पानी में रहने वाले जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज हैं। भारत के किस मंत्रालय ने 2024 ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अपनी डिजिटल पहल पोषण ट्रैकर के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशन पोषण 2.0 का यह हिस्सा उपकरण 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों के विकास की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम बनाता है। पोषण ट्रैकर एक आईसीटी आधारित प्रणाली है जो बच्चों में विकास संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस तीरंदाज ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष रिकर्व के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो हरविंदर सिंह है। दोस्तों तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुष रिकर्व के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अब पेरिस पैरालंपिक में भारत के 22 पदक हो गए हैं, जिनमें 4 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य हैं। इसी के साथ भारत पैरालंपिक की पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंच गया है। यह तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। हरविंदर सिंह का जन्म 25 फरवरी 1991 को हरियाणा के कैथल में हुआ था। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को। T20 विश्व कप 2024 जीतने वाले भारतीय टीम के मुख्य कोच रहे राहुल द्रविड़ आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच के रूप में काम करेंगे। भारत ने राहुल द्रविड़ की अगुवाई में T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया था। आईपीएल 2024 की विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स थी और उप विजेता टीम सनराइजर्स हैदराबाद थी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत किसे नामित किया गया? तो शरद कमल को। भारत के शीर्ष पैडलर शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में टेबल टेनिस में सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड शरद के पास है। कुल 13 पदक, जिनमें शामिल है 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पुरुष ध्वजवाहक शरद कमल ही बने थे।
तो दोस्तों यार आज 6 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।